नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हम अर्थशास्त्र के इस प्रैक्टिस सेशन में कुछ प्रश्नों के उत्तर और उनकी विवेचना देखेंगे। तो ये प्रश्न का स्तर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एंट्रेंस दे रहे हैं बच्चे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वाले स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है एंड पीसीएस एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ प्रश्न और उनके आंसर्स कैसे होंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है आभास लगान। प्रश्न को आपको बहुत गौर से या ध्यान से पढ़ना होगा। आभास लगान समाप्त हो जाता है कब? यानी आपको आभास लगान नहीं मिलता है। क्वाजी रेंट कब आपको नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है दीर्घकाल में, दूसरा ऑप्शन है अल्पकाल में, थर्ड ऑप्शन है किसी भी समय और चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो आभास लगान कब आपको नहीं प्राप्त होता है? तो हम आपको बता दें कि आभास लगान की अवधारणा जो थी वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि इट इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को लगान प्राप्त होता है। चाहे जो भी साधन उत्पादन का हो उसको शॉर्ट रन में लगान प्राप्त होगा, लेकिन दीर्घ काल में वो लगान समाप्त हो जाएगा, यानी वो दीर्घ काल में लगान नहीं मिलेगा। जैसे ट्रैक्टर है अल्पकाल है, आपको बारिश हुई है, खेत में जुताई की आवश्यकता है, आप ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपको 2 दिन ही टाइम है ताकि नमी बनी रहेगी और 2 दिन के अंदर ट्रैक्टर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हाई प्राइस इसके लिए देना चाहेंगे। बट 2 दिन के बाद जैसे ये दीर्घ अल्पकाल खत्म हो जाएगा आप कोई भी प्राइस देंगे नहीं। तो ये जो हाई प्राइस आप देने को तैयार है कि नहीं किसी भी रेट में मुझे ट्रैक्टर मिल जाए ताकि मैं अपने खेत की समय से बुआई करवा दूं, तो ये जो आपका टाइम होता है ये 2 दिन का ही टाइम मिला क्योंकि 2 दिन के बाद नमी खत्म हो जाएगी। 2 दिन के बाद कोई भी प्राइस आप देने को तैयार नहीं होंगे। तो वास्तव में इसका फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। आभास लगान अल्पकाल में प्राप्त होता है तथा उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होता है। ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर मार्शल द्वारा तथा दीर्घ काल में ये समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता आभास लगान कब प्राप्त होता है तो आप लिखते अल्पकाल में, लेकिन समाप्त कब हो जाता है तो दीर्घकाल में। तो यहाँ पे समाप्ति की बात पूछी गई है तो वो दीर्घकाल ऑप्शन है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता आभास लगान किस काल में प्राप्त होता है अल्पकाल में, प्राप्त होता है अल्पकाल में, समाप्त हो जाता है दीर्घकाल में। तो इसमें समाप्त हो जाता है और इसमें प्राप्त हो जाता है, ये याद आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, किसका मान 4 है, औसत आगम का मान 6 है, क्लियर है? तो मांग की औसत लोच क्या होगी? चलिए हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बराबर AR अपॉन AR माइनस MR, यही है, क्लियर है कि नहीं? ये हमारे पास एक फार्मूला होता है मांग की लोच का फार्मूला जो हम सबको याद होना चाहिए। सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 4 है, 4 है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू, इसे हम प्राइस भी कहते हैं, याद रखना औसत आगम प्राइस भी कहलाता है, दैट इज 6 है। चलो वैल्यू इसे पुट कर देते हैं तो EP इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस 4, thus EP will be 6 upon 2 and 3. Answer will be 3 and the option D is correct. तो ये मांग की औसत लोच होगी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा का संबंध है
ये जो इंडियन कंपटीशन है ये किससे संबंधित है? एक हमारे यहाँ लॉ बनाया गया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 1980 के दशक में कुछ पूंजीपतियों ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था, अर्थात उनकी अधिकृत पूंजी बहुत ज्यादा हो गई थी, पूंजी उनकी बहुत ज्यादा हो गई थी और वो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में मोनोपोली की तरह काम कर रहे थे, अर्थात एकाधिकारी बनने गए थे। और याद रखना, जब मार्केट में कोई एकाधिकारी बन जाएगा तो क्या करेगा, अपनी वस्तु का मूल्य अपने आप निर्धारित करेगा, आपका लाभ नहीं देखेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार और शोषण दिखाई पड़ेगा। इसलिए कभी भी अर्थव्यवस्था में एक पूंजीपत का वास्तव में एक ही पूंजीपत अर्थव्यवस्था में नहीं विद्यमान होना चाहिए, बल्कि बहुत अधिक होना चाहिए। तो हमने देखा कि कुछ बड़े घराने थे, बड़े घराने बड़ी पूंजी लेकर के अर्थव्यवस्था में इन्हीं के उत्पाद बनने लगे थे, जैसे टाटा, बिरला, मफतलाल, ये बड़े बड़े पूंजीपत थे और बाजार में इनका 25% से ज्यादा का नियंत्रण हो गया। तो सरकार ने कहा कि ये तो पूरी मार्केट को कब्जा किए पड़े हैं, अतः इनका एकाधिकारात्मकपन क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, कच्चे माल पर ये लोग कब्जा कर लिए थे, यहां तक कि लाइसेंस जिस चीज का मिलता था, दिल्ली में इन्होंने ऑफिस खोल लिए थे और दिल्ली में ही एक एजेंट को बैठा था कि जैसे आपको लाइसेंस मिले, क्योंकि लाइसेंस पहले पाव के आधार पर था, इसलिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था एकाधिकार, यानी अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकारी बन रहे हैं, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, रिस्ट्रिक्टेड व्यापार व्यवहार था। ये लोग क्या करते थे, कच्चे माल पर कब्जा कर लिए थे, ये लोग लाइसेंस पर कब्जा कर लिए थे, ये व्यापार को प्रतिबंधित कर रहे थे। जब आपको किसी और को कच्चे माल नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो उसकी वस्तु की लागत बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य टारगेट था, अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकारात्मक प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार था, इसके अंतर्गत काफी रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, लेकिन इसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई थी। ये उस समय 1980 के दशक में इसकी बहुत अधिक अनिवार्यता थी, उस समय इसकी आवश्यकता थी, लेकिन अब ये एक्ट जो था उसके कारण पूंजीपति परेशान हो गए थे, अतः भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया और जिसके अंतर्गत वर्तमान में, पूर्व में ये आपका संस्था काम करती थी एकाधिकारात्मक एवं इसको बोलते हैं MRTP, ये MRTP के नाम से काम करता था, जो वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नाउ, निम्न में से कौन सा एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के बीच की असमानताओं को मापता है? मान लीजिए ये बीपीएल रेखा है, ये एक बीपीएल रेखा है। बीपीएल रेखा में ए व्यक्ति यहां पे खड़ा है, सी व्यक्ति यहां पर है, डी व्यक्ति यहां पर है, ई व्यक्ति यहां पर है। देखिए, ए व्यक्ति भी बीपीएल में है, आपका सी व्यक्ति भी बीपीएल में है, डी व्यक्ति भी बीपीएल में है, ई व्यक्ति भी बीपीएल में है और बी व्यक्ति भी बीपीएल में है। लेकिन सबसे अधिक गरीब कौन है? तो हम क्या कहेंगे, ये बीपीएल रेखा से अंतराल जिसका सबसे दूर है, यानी डी पर्सन बीपीएल में तो है बट सबसे ज्यादा गरीब है, तो इसको हम मेजरमेंट करते हैं गरीबी अंतराल सूचकांक से, इससे मेजरमेंट किया जाएगा। यानी एक ही गरीबी रेखा के नीचे, एक गरीबी रेखा क्या थी मेरी, यहाँ पे बीपीएल थी, रहने वालों के बीच कौन कौन रह रहे हैं, ए रह रहा है, बी रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है, ई, इनके बीच जो असमानता है उनको मापने के लिए हम गरीबी अंतराल सूचकांक का प्रयोग करते हैं। यानी सभी गरीब है बट इसमें से कौन ज्यादा गरीब है, उनके बीच को कंपेयर करने के लिए, असमानताओं को मापने के लिए गरीबी अंतराल सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नाउ, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल उत्पादन वक्र, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है, क्लियर है, ओके, को दिखाया गया, संबंधित सीमांत उत्पाद अधिकतम किस बिंदु पर होगा? सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहां पर मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम कहां पर होगी ये बताइए।
क्या ए बिंदु पर मैक्सिमम होगी कि बी बिंदु पर मैक्सिमम होगी कि सी बिंदु पर, आप विचार करिए। तो याद रखिए कि यहां पर उत्पादन वृद्धिमान नियम लागू है, उत्पादन वृद्धिमान नियम, यहां पर उत्पादन ह्रासमान नियम, ह्रासमान नियम, और यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। याद रखना, जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता सी ऑप्शन। याद रखना, उत्पादन ह्रासमान नियम है तो यानी मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है, तो यानी ए पॉइंट ही है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धिमान नियम, इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ काम करता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। और इसको आपको देखने के लिए आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको देखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये आपका क्वेश्चन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है, और जहां पर आप देखिए कि जहां पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन मैक्सिमम हो जाती है, उसको ऊपर मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन कर्व को टच करेगा, वही मार्जिनल प्रोडक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए पॉइंट आपका ऑप्शन है, अतः बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर इन द total production curve at a point marginal production will be maximum. Okay, now let's जीरो कहां पर होगा, at C point, जब उत्पादन C पर होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नाउ अप्रत्यक्ष करों को ये कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्लियर है, को क्या कहा जाता है, संपत्ति कर नहीं है तो डायरेक्ट टैक्स है, व्यक्ति कर नो, इनकम टैक्स नो, वस्तु कर, कमोडिटी टैक्स या सेल टैक्स जिसको आप कह सकते हैं कमोडिटी टैक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हो टैक्स के अंतर्गत एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, एक व्यक्ति पर यदि टैक्स लगाया जाए, टैक्स इंपोज किया जाए, तो वही व्यक्ति टैक्स का भुगतान करे, पे भी वही करे। तो ऐसा टैक्स जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए वही व्यक्ति टैक्स भुगतान करे, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यदि एक बी पर्सन है, टैक्स इस पर लगाया जाए और ये शिफ्ट कर दे सी व्यक्ति पर, ये भी किस पे शिफ्ट कर दे, ये सी व्यक्ति पर शिफ्ट कर दे, तो ये टैक्स कहलाता है। यानी इसमें टैक्स लगाया किस पे गया, इंपोज किस पे किया गया, इंपोज किया गया बी पर, लेकिन भुगतान कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, सी व्यक्ति। तो जब लगाया किसी अन्य व्यक्ति पे जाता है, भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु कर अप्रत्यक्ष कर है, कंपनी वाले इन पर टैक्स लगा देते, ये कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते। नाउ कीमत प्रभाव निर्दिष्ट करती है जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य चेंज होता है, या मूल्य बढ़ेगा या मूल्य घटेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी मॉनेटरी इनकम तो वही रहेगी बट रियल इनकम प्रभावित होगी। प्राइस कम होने के कारण, जब अर्थव्यवस्था में प्राइस कम होता है, जब अर्थव्यवस्था में प्राइस कम होता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। तो जो ये रियल इनकम यानी आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो पहला होता है इनकम इफेक्ट। दूसरा, जो कमोडिटी का प्राइस कम होता है उसको हम ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, होता है ना आदत, भाई सस्ता मिल रहा है कंज्यूम कर लो, मैंगो सस्ते हैं चलो मैंगो ले आते हैं, ठीक है, लीची सस्ती चलो लीची ले आते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दो इफेक्ट होते हैं प्राइस इफेक्ट के कारण। तो प्राइस इफेक्ट जनरेट टू इफेक्ट, फर्स्ट है इनकम इफेक्ट एंड सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शंस कौन है,
आय प्रभाव एंड प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बी राइट ऑप्शन है। यानी देखिए इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव भी है और इसमें आय प्रभाव भी है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आईसीसी पीसीसी हमारे वीडियो चैनल से देख सकते हैं, तो वहां पर प्राइस इफेक्ट का हमने वीडियोस अलग से डाला है। नाउ वी कम एट दीर्घ काल में वस्तु बाजार की कीमत उसके न्यूनतम औसत उत्पादन लागत के बराबर किस बाजार में होती है? पहली बात तो लॉन्ग रन, दीर्घ काल में किसी वस्तु की बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। आपको क्वेश्चन बहुत सीरियसली पढ़ना होगा। मार्केट प्राइस उसके न्यूनतम औसत उत्पादन लागत यानी एसी के बराबर किस बाजार में होगा? यानी ये पूछ रहा कि लॉन्ग रन में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर एसी और प्राइस बराबर होगा। याद रखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऐसी कोई दशा नहीं पाई जाती। केवल परफेक्ट कंपटीशन में ये एक दशा होती है जब अर्थव्यवस्था में AR इक्वल टू MR होता है और यही प्राइस होता है। ये इंडस्ट्री देती है, ये एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और ये आपके पास लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, यानी दीर्घ काल में जब फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है तो ई पॉइंट पर क्या होता है? ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू LAC इक्वल टू LMC ये चारों बराबर पाए जाते हैं। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। Thus we can say that perfect competition is the correct answer. Now गुणक, मल्टीप्लायर, गुणक व्यक्त करता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। गुणक की अवधारणा कीन्स ने प्रस्तुत किया था। अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है, अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में यदि निवेश में डेल्टा आई करता हूं तो नेशनल इनकम मेरी डेल्टा वाई इंप्रूव हो जाएगी जो कि के टाइम्स होगी। Thus we can say that के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में हुए परिवर्तन को गुणक कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विनियोग और आय के संबंध को नो, ये संबंध नहीं है। ओनली निवेश एंड राष्ट्रीय आय। विनियोग ओके टू का आंसर इज द करेक्ट। विनियोग और आय फर्स्ट एंड विनियोग एंड आय, ये भी तो राष्ट्रीय आय ही तो है। आय यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इज द करेक्ट। ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर 2 ऑप्शन है। हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको कॉम्बिनेशन रख दें, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए एंड सी इज करेक्ट, इस तरह के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था और कीन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में निवेश करने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है और जितने गुना राष्ट्रीय आय बढ़ती है वही गुणक होता है। नाउ करापात का तात्पर्य है, हम 2 वर्ड पढ़ते हैं। जब अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जब टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज्ड किया जाता है तो उसे हम, जब हम किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाते हैं और जब किसी व्यक्ति को उसको बियर करना पड़ता है तो करापात का तात्पर्य है कि जब अर्थव्यवस्था में कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उस पर पड़ जाए। तो कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार यदि उस पर पड़ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? करापात हो गया है। तो करापात रिप्रेजेंट करता है कि अर्थव्यवस्था में किसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है। तो टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है वो कहलाता है करापात, यानी जिसका मौद्रिक भार जिसके ऊपर पड़ता है उसको हम कहते हैं करा। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करापात और कराघात दोनों एक व्यक्ति पर होता है, जबकि
अब कहते अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। कल के हमने जो प्रैक्टिस पेपर था, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया, आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में लोग लाभ कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था में लोग लाभ कमाने के लिए कुछ वस्तुओं को अपने पास स्टोर करते हैं और मार्केट में जानबूझ के शॉर्टेज कर देते हैं। जैसे इस समय प्याज आप ले ले, तो प्याज अर्थव्यवस्था में प्याज डंप कर लो, प्याज का रेट 60 रुपए केजी पड़ जाती, धीरे धीरे मार्केट में आप सप्लाई करते रहो। आवश्यक वस्तु अधिनियम हमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो इसेंशियल कमोडिटी होंगी उनको स्टोर आप नहीं करोगे। यदि स्टोर करोगे तो गवर्नमेंट के निगरानी में रखोगे। तो ये अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ये पूछा जाता है और इसके अंतर्गत कितनी वस्तुएं हैं ये आपकी जिम्मेदारी, आप सर्च करो। नाउ क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का प्रश्न है। इसके अंतर्गत विनिमय दर निर्धारण का है, विनिमय दर निर्धारण का यह सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि एक देश की मुद्रा, मान लीजिए भारत में एक कागज का बंडल है, कागज का ये कोई बंडल है, भारत की मुद्रा इसको खरीद पाती इस बंडल को 80 रुपए में, और अमेरिका में इसी कागज के बंडल को खरीद पाया जाता है $1 में। तो विनिमय दर क्या होगी? $1 बराबर 80 रुपये। यही विनिमय दर है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत यानी कितनी खरीदने की क्षमता मुद्रा रखती है। इट इज डेवलप्ड बाय जी कैसल, गुस्ताव कैसल ने इसे फर्स्टली डेवलप किया था। नाउ निम्नलिखित में किस एक में भारत पिछले 50 वर्षों में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई? किसमें गिरावट? जन्म दर में, कि मृत्यु दर में, कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत में, यानी बीपीएल से कम हुई जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि में? सबसे ज्यादा गिरावट जो देखी गई वो मृत्यु दर में। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए गए, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने के कारण हमारे पास परचेजिंग पावर अच्छी हुई, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ और पर्यावरण भी काफी सुधार हुआ, जिससे ह्यूमन लाइफ इंप्रूव हुई और मृत्यु दर में गिरावट आई। नाउ भारत में हरित क्रांति किस फसल के लिए द्वय है, यानी किसके लिए सर्वाधिक सफल रही? कौन सी वे दो फसलें हैं जिसके लिए हरित क्रांति सफल रही? हरित क्रांति 1966 में लागू की गई थी। ये एक प्रायोगिक अध्ययन था जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू प्रयोग किए गए थे, जिसमें HYV सीड्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, और ये सबसे ज्यादा सफल जो रही गेहूं और मक्के के संदर्भ में सफल रही। गेहूं और मक्के का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। वास्तव में इसमें ये ब्लेम भी लगाया गया कि हरित क्रांति को सभी फसलों के लिए क्यों नहीं लाया गया। नाउ आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, राइट, यानी कंजप्शन। आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, राइट है। आय बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ेगा। कीन्स का उपभोग फलन किस रेखा से प्रदर्शित होता है? तो देखिए, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा और आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। तो किस रेखा से रिप्रेजेंट है? अगर देखिए ओसी की बात करें तो दीर्घकालीन उपभोग फलन हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर ये देखिए स्वायत्त उपभोग का अगर हम विचार लेते हैं, स्वायत्त उपभोग वो उपभोग होता है जो आय प्रत्याशा से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, ए जो है ये वास्तव में कीन्स के उपभोग फलन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये भाग ऑटोनॉमस कंजप्शन है और ये ऊपर वाला भाग जो है वो प्रेरित कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्तमान में लगातार प्राइस ऑफ पेट्रोलियम बढ़ रहा है, लेकिन भारत में हम लोग दैनिक जो बिजली की आपूर्ति होती है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको बिजली से इस समय वर्तमान में हम ले रहे हैं, वह कौन सा स्रोत है? तो इस समय कोयले से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है और कोयले का प्रयोग अन्य ईंधन के रूप में किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत किए। शायद आपको ये प्रश्न कुछ समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स इन प्रश्नों के रिगार्डिंग लग रही है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।